इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन की जो बहाली आ रही है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह है। आप इस बुक से अगर पूरा प्रश्न कर लेते हैं 7500, तो आपको आने वाले जो लाइब्रेरियन का आगामी जो बहाली हो रही है उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं KBS, NVS, DDS, यानी कहने का मतलब है जितनी भी इसमें बहालियां हो चुकी है, इस परीक्षा से यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिल सकती है। चलिए, कल हम लोग 300 प्रश्न पूरा देख चुके थे, आज हम लोग 301वां प्रश्न से चालू करेंगे। आप हमारे अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे पिछले वीडियो देख ले, आपको वहाँ PDF प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, आज का क्लास 7 है। कल तक हम लोग क्लास 6 तक अभी तक क्लास कर चुके हैं हम लोग, आज क्लास 7 देखेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए 301वां प्रश्न देखते हैं। चलिए, आज का हम लोग 301वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 1850 के ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम में किसके प्रमुख भूमिका निभाई? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है 1850 के ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा, एडवर्ड एडवर्ड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। 302वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ASLIB का वर्तमान नाम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 302 क्या कह रहा है? ASLIB का वर्तमान नाम। चलिए, इसका आंसर देखिए, डी है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ASLIB का वर्तमान नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। चलिए आगे 303 प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप अगर हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखें, क्लास 7 आज हम लोग चला रहे हैं, क्लास 6 तक आप लोग अगर वीडियो हमारे नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जा करके देख ले, वहाँ आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे कमेंट अलगर यानी बहुत सारे कमेंट ऐसा होता है जो क्लास के टॉपिक से हटा हुआ कमेंट होता है। बहुत सारे लोगों को इसमें पढ़ने का मन नहीं होता है, वो भी कमेंट करता है। आप लोग से गुजारिश है कि वैसे लोगों से दूर रहिएगा जो आप लोगों को पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे कमेंट तो मतलब कहिए कि इस पढ़ाई से रिलेटेड का कमेंट बॉक्स में कमेंट करता ही नहीं है। आप पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो दिल लगा करके पढ़े, आप अनर्गल चीज़ों पे ध्यान न दें। बहुत सारे छात्र इसमें जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको बहुत सारा कमेंट जो करते हैं, बहुत सारा अनर्गल कमेंट करते हैं, तो ऐसे चीज़ों से बचिएगा। वही लोग होते हैं जिनको क्लास वाला से कोई मतलब नहीं होता है, वो जीवन में कभी उसका सक्सेस नहीं होता है, वही लोग यहाँ पे कमेंट अनर्गल करते हैं। चलिए, ज़्यादा क्या बोले, आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए आगे 303 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर 1951 ईस्वी में। कब हुई थी? मैं प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देता हूँ। क्या कह रहा है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 27 अक्टूबर 1951 ईस्वी को। मैं प्रश्न दोबारा इसलिए पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए, इसीलिए मैं प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 304वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है IFLA विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2019 यानी 85वां कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए प्रश्न फिर से देख लेते हैं। कह रहा IFLA विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन WLIC 2019 85वां कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, एथेंस में। कहाँ हुआ था? तो एथेंस में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि IFLA विश्व पुस्तकालय और सूचना सम्मेलन 2019 85वां कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा एथेंस में। चलिए आगे 305वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 350वां प्रश्न कह रहा है भारत वडोदरा में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? क्या पूछ रहा है कि भारत कहाँ? तो वडोदरा में
पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। आप देखिए यहाँ पे 306वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत बड़ौदा में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्या पूछ रहा है? भारत बड़ौदा में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1915, 1911, 1914, 1919। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को छोटा करके बतला देते हैं। इसका आंसर आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, 2 प्रश्न यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे बड़ौदा से 2 प्रश्न है, यहाँ पे अच्छा से देख लीजिए। कह रहा है कि भारत बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अगर आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा तो 1910 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? तो भारत बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन 1910 ईस्वी में हुआ था। इसी का प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे, भारत बड़ौदा पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। कब? तो 1911 ईस्वी में आपसे पूछेगा तो यहाँ पे जवाब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा है क्या? तो आंदोलन के बारे में तो 1910, और यहाँ पे बड़ौदा में पूछा है पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत तो 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 307वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालय के विकास पर रंगनाथन समिति की रिपोर्ट 1959 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। कह रहा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालय के विकास पर रंगनाथन समिति की रिपोर्ट 1959 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा यूजीसी। क्या हो जाएगा? तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आगे देखिए क्या कह रहा है 308वां प्रश्न। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए बार बार हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब पूछा जाता है कि सर पीडीएफ कब दीजिएगा। मैं आप लोगों को पहला क्लास या दूसरा क्लास के अगर आप वीडियो देखिएगा तो उसमें पीडीएफ भी दे चुके हैं। क्लास 6 में पीडीएफ दिए हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है पीडीएफ नहीं दिए, लेकिन हम पीडीएफ मात्र 110 प्रश्न का ही दिए हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 300 जैसे ही 70 प्रश्न यानी यूनिट 1 का जैसे ही क्लास पूरा कंप्लीट होगा 370 प्रश्न हम लोग कर लेंगे। आप लोगों को मैं पूरा यूनिट 1 का यहाँ पे पीडीएफ दे दूंगा। आप लोग घबराइए नहीं, मैं आप लोगों को पूरा पीडीएफ दूंगा। बार बार पीडीएफ देने से क्या होता है कि बहुत सारे को दिक्कत होती है डाउनलोड करने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पीडीएफ एक साथ दे दूंगा। इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं। मैं देखता हूँ डेली कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स जरूर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन हमसे कीजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे का प्रश्न क्या है। 308 प्रश्न कह रहा है कौन सी गतिविधि पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है, याद रखिएगा। चलिए क्या बोल रहा है कि कौन सी गतिविधि पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी बिल्डिंग। क्या हो जाएगा? तो लाइब्रेरी बिल्डिंग। आगे देखिए 309वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिक्षा आयोग काठोरी समिति 1964 ईस्वी के अनुसार विश्वविद्यालय के बजट का प्रतिशत उसके पुस्तकालय व्यय के लिए होनी चाहिए। यानी प्रश्न जो आया है शिक्षा आयोग कठोरी समिति 1964 के अनुसार, यानी किसके अनुसार? तो कठोरी समिति 1964 के अनुसार विश्वविद्यालय के बजट का प्रतिशत उसके पुस्तकालय व्यय पर कितना होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 6.5 से लेकर के 10% तक होनी चाहिए। किसके द्वारा? तो कठोरी समिति 1964 के द्वारा विश्वविद्यालय के बजट का कितना होना चाहिए? तो 6.5 से लेकर के 10% तक। आगे देखिए 310वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि IFLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IFLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा द हेग में। कहाँ हो जाएगा? तो द हेग में। आगे 311वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है किस समिति आयोग ने सार्वजनिक पुस्तकालय को पुस्तकों का स्थिर भंडार कहा है? क्या है? तो किस समिति आयोग ने सार्वजनिक पुस्तकालय को पुस्तकों का स्थिर भंडार कहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा एडवाइजरी सिन्हा कम्युनिटी, क्या है? तो एडवाइजरी सिन्हा कमेटी। आगे देखिए क्या है 312वां प्रश्न। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं
तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आपको मैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक पूरा बुक को कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें 7500 प्लस प्रश्न हैं। अगर आप इस बुक से 7500 प्रश्न पूरा कर लेते हैं तो आपको आने वाले जो आगामी लाइब्रेरी के जो बहाली होने वाली है, इसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा पुस्तकें प्राप्त होती है? कह रहा है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा पुस्तकें प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1944 में, याद रखिएगा क्या है, तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में, याद रखिएगा, मतलब 1954 ईस्वी में। आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 313 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए? प्रश्न फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय पुस्तकालय का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए? आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या है? तो टू इनको रेंज रीडिंग हैबिट, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है, 314वां प्रश्न देखिए। अभी हम लोग 313 कर चुके हैं। 314वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि UNIST की स्थापना के लिए यूनेस्को के किस एजेंसी के साथ सहयोग किया गया? तो आंसर हो जाएगा ICSU के द्वारा। चलिए प्रश्न क्या था फिर से पढ़कर बतला देते हैं। कह रहा है कि UNIST की स्थापना के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया था? क्या तो आंसर हो जाएगा ICSU के सहयोग किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 315वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कर्मचारियों के बीच शैक्षणिक और क्या है, तो कर्मचारियों के बीच शैक्षणिक और मनोरंजक पढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक पुस्तकालयों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, USA। देखिए प्रश्न क्या है। कह रहा है कि कर्मचारियों के बीच, क्या बोल रहा है, कर्मचारियों के बीच शैक्षणिक और मनोरंजक पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक पुस्तकालयों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा USA। आगे देखिए 316वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने देश में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहल की। कह रहा है 316वां प्रश्न, भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने देश में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहल की है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा NAPLIS। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा नेपलिस। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 317वां प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय के रख रखाव एवं विकास के लिए प्रोफेसर KN राज समिति ने कितनी राशि की सिफारिश की है? क्या बोल रहा है 317वां प्रश्न, पुस्तकालय के रख रखाव एवं विकास के लिए प्रोफेसर KN राज समिति ने कितनी राशि की सिफारिश की? तो कितना? तो 20%, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 318वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता से पहले पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। भारत में स्वतंत्रता से पहले पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। देखिए आंसर कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, याद रखिएगा, कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। आगे देखिए 319वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जो क्लास हमारा नहीं देखे हैं तो क्लास 6 तक अभी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 7 देख रहे हैं। अगर पिछली एक वीडियो हमारे नहीं देखे तो चैनल पे हमारे जाकर के देख लें, वहाँ आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह आप चैनल पे अगर चाहते हैं कि क्लास दें तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा क्लास कैसा लगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 319वां प्रश्न, तो स्वतंत्रता के बाद पहली सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया गया था। यहाँ पे क्या है, तो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न, कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को छोटा करके दिखा देते हैं। कह रहा है भारत में स्वतंत्रता से पहले बार यानी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता के बाद पहली सार्वजनिक अधिनियम को पारित किया गया था पुस्तकालय को, तो याद रखिएगा तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। यहाँ पे देखिए भारत में स्वतंत्रता, यहाँ पे क्या है, भारत में स्वतंत्रता से, यहाँ पे क्या बोला, भारत में स्वतंत्रता से पहली बार
यहाँ पे देखिए, और स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे 2 है, दोनों को देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को रोक करके समझ में आ जाएगा। तो अगर पहली बार पूछा जाएगा कि भारत में स्वतंत्रता से पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था, कहाँ, तो कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद पहली बार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था, वो है तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। चलिए आगे 320वां प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित यानी निम्न में से कौन सा निर्माण्य कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा निर्माण्य कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालय का है। आंसर हो जाएगा सी, नेशनल बिब्लियोग्राफी। याद रखिएगा क्या है, तो नेशनल बिब्लियोग्राफी। आगे देखिए 321वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रिटिश लाइब्रेरी क्या है, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से किसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। क्या है, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से किसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्या है, तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। आगे देखिए क्या कह रहा है 322वां प्रश्न। 322वां प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय संदर्भ क्या है, तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा करके दिखा देते हैं, यहाँ पे 2 प्रश्न है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए देखिए जहाँ पर एक जैसा आप लोगों को मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को पूरा समझाने का। देखिए यहाँ पे एक जैसा 2 प्रश्न है, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 321 में क्या कह रहा है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी, यहाँ पे बात आई है ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से किसके प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। और 322 में यहाँ पे आया केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। अगर यहाँ पे ब्रिटिश आ गया, अंग्रेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे केंद्रीय संदर्भ, यहाँ पे हमारे भारत की बात की गई है, केंद्रीय की बात की गई, इसलिए इसका हो जाएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके समझ लीजिएगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे 323वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को, क्या बोल रहा है कि पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को जानने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। क्या है, पाठकों की सूचना आवश्यकताओं को जानने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो यूजर स्टडीज। याद रखिएगा। आगे 324वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपयोगकर्ता को पुस्तकालय सामग्री और सेवाओं से परिचित करना कहलाता है। क्या कह रहा है कि उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय सामग्री और सेवाओं से परिचित करवाना कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूजर ओरिएंटेशन। क्या हो जाएगा, तो यूजर ओरिएंटेशन। आगे देखिए यहाँ पे 325वां प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को एक प्रक्रिया या कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से सूचना के संदर्भ उपयोगकर्ताओं को सूचना के मूल्य के बारे में जागरूक किया जाता है और सूचना संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसका नाम है क्या, तो यूजर एजुकेशन। क्या है, तो यूजर एजुकेशन। आगे देखिए 326वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी ने 1975 में किस संस्था में सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन यूजर स्टडीज की स्थापना की, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। आगे देखिए 300, फिर से मैं प्रश्न पढ़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी ने कब, 1975 में, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने 1975 में किस संस्थान में सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन यूजर स्टडीज CRUS की स्थापना की गई, तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। आगे देखिए 327वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 327वां प्रश्न कह रहा है कि कैलीवेंट और डेलीनेट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। क्या है प्रश्न, फिर से पढ़कर बतला देते हैं। कह रहा है कि कैलीवेंट और डेलीनेट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, तो आंसर हो जाएगा NISSAT निशांत के द्वारा। आगे देखिए 328वां प्रश्न क्या कह रहा है। पुस्तकालय और सूचना पेशेवर की समाज में अच्छी छवि बनाना कहलाता है। पुस्तकालय एवं सूचना पेशेवर की समाज में अच्छी छवि बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेशनल इथिक्स। क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल इथिक्स। जैसे कि आप इस बुक में देख रहे हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, इनमें 7500
7500 प्लस प्रश्न दिया हुआ है। मैं आप लोगों के इसी से डेली आप लोगों के लिए 50 प्रश्न लेकर के आता हूं। आप लोगों को डिमांड है कि सर क्वेश्चन ज़्यादा करवाइए, मैं आप लोगों को करवाऊंगा, इसलिए मैं 50 प्रश्न लेकर के आता हूं, क्योंकि इसमें शब्द बहुत हार्ड है, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। बस खाली पढ़ने से नहीं होता है कि बस 7500 प्रश्न किसी तरह पढ़ लें, पार घाट लग जाए, ऐसा नहीं होता है। याद करने के लिए आपको सफिशिएंट 50 प्रश्न बहुत है। अगर नज़दीक में जब परीक्षा होगी, एग्ज़ाम होगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक मास्टर वीडियो बना देंगे। 150-150 प्रश्न डेली, 200 प्रश्न डेली करवाऊंगा। लेकिन अभी धीरे धीरे आप लोगों को हैबिट हो जाएगा, शब्द का उच्चारण भी पता चल जाएगा, कैसा कैसा प्रश्न इसमें देखने को मिल सकता है लाइब्रेरियन में। अभी आप लोग 50-50 से पढ़ते जाइए। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूं कि सर डेली 50 क्वेश्चन करवाइए, 200 क्वेश्चन करवाइए। बेशक मैं करवाऊंगा, इसके लिए मैं पीछे नहीं हटता हूं। बस मैं 50 प्रश्न इसलिए लाता हूं कि किसी तरह से आप लोगों को दिक्कत ना हो याद करने में, और कोई बात नहीं है। अगर आप लोग को ज़्यादा संख्या में डिमांड आता है तो बिल्कुल मैं 100 प्रश्न कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। 328वां प्रश्न क्या कह रहा है? 328वां हम लोग देख चुके थे। आगे देखिए यहाँ पे 329वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि NIT कालीकट ने पुस्तकालयों का एक डेटाबेस फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से विकसित किया गया। क्या है? तो NIT कालीकट, कालीकट कहाँ पड़ता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप लोग बेहतर जानते हैं कालीकट कहाँ है। चलिए आगे देखिए। NIT कालीकट ने पुस्तकालयों का एक डेटाबेस के नाम से विकसित किया गया, वो कहाँ? तो नालंदा में। आगे देखिए यहाँ पे 330वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन ने रचनात्मक व्यावसायिक उपलब्धि के लिए किसके नाम पर एक पुरस्कार स्थापित किया गया? प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने, क्या है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने रचनात्मक व्यावसायिक उपलब्धि के लिए किसके नाम पर एक पुरस्कार स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो मेलिवल डेवी। आगे याद रखिएगा, मेलिवल डेवी। चलिए 331वां प्रश्न देख लेते हैं। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? क्या है प्रश्न? जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, याद रखिएगा, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर सी हो जाएगा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन किसके द्वारा? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। आगे देखिए 332वां प्रश्न क्या कह रहा है? जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा सैग पब्लिकेशन। किसके द्वारा? तो सैग पब्लिकेशन। देखिए यहाँ पे एक जैसा प्रश्न आया, मैं फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्या है? तो जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। यहाँ पे देखिए जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पे देखिएगा शब्द में थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे आया है कि लाइब्रेरियन, क्या है? तो जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन। यहाँ पे देखिएगा जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो आंसर हो जाएगा शेक पब्लिकेशन। आगे देखिए 333वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूजीसी किस प्रकार के पुस्तकालयों को प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? यूजीसी किस प्रकार के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी, यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यही जो प्रश्न है, यूजीसी किस प्रकार के पुस्तकालयों को, यहाँ पे देखिएगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, तो यूनिवर्सिटी को याद रखिएगा। आगे 334वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है RRLF किस प्रकार के पुस्तकालयों का प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो यहाँ पे देखिए क्या है? तो RRLF किस प्रकार के पुस्तकालयों को प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो पब्लिक का। किसका? तो पब्लिक का। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए यूजीसी का जब बात आएगा, यहाँ पे किसका? तो यूजीसी किसका बात आ रही है? यहाँ पे अच्छे से प्रश्न को समझ लीजिएगा। यूजीसी किस प्रकार के पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो यूनिवर्सिटी को, ये हो जाएगा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यहाँ पे जो देखिएगा RRLF किस प्रकार के पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो पब्लिक का, यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी होगा उसको वित्तीय सहायता प्रदान कौन करेगा? तो RRLF। अगर यहाँ पे देखिएगा यूनिवर्सिटी को कौन वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है
यूजीसी के द्वारा। आगे देखिए 335वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय, यहाँ पे देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, सार्वजनिक पुस्तकालय शिक्षा का समर्थन करता है नॉन फॉर्मल, क्या है तो नॉन फॉर्मल। आगे देखिए 336वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सूचना और विज्ञान को किस समाज का प्रमुख संसाधन माना जाता है। क्या बोल रहा है कि सूचना और ज्ञान को, क्या बोल रहा है, सूचना और ज्ञान को किस समाज का प्रमुख संसाधन माना जाता है। आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। आगे देखिए 337वां प्रश्न क्या कह रहा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आगे देखिए यहाँ पे 337वां प्रश्न क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम पुस्तकालय के फिल इन द ब्लैंक्स पर निहित है। क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम पुस्तकालय पर निहित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए बी, क्या हो जाएगा तो लोकेशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, क्या हो जाएगा तो लोकेशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। याद रखिएगा पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम पुस्तकालय के फिल इन द ब्लैंक्स पर निहित है, यानी किस किस पर यहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान निहित है, तो 3 चीज़ों पर याद रखिएगा, एक हो जाएगा लोकेशन पर, दूसरा हो जाएगा बिल्डिंग पर और तीसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा तो फर्नीचर पर। आगे देखिए 338वां प्रश्न क्या कह रहा है, 338वां प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र के कार्यान्वयन से संबंधित है। क्या बोला, पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र, यहाँ पे देखिए बात आई है तीसरे सूत्र का, पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे सूत्र के कार्यान्वयन में से संबंधित है ओपन एक्सेस। क्या हो जाएगा आंसर तो ओपन एक्सेस। अगर सूत्र के बारे में बहुत सारे प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं, अगर नहीं देखे तो जा करके देख ले, वहाँ पे आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए 339वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन मार्केटाइल लाइब्रेरीज से जुड़ा हुआ था। क्या बोला, इनमें से कौन मार्केटाइल लाइब्रेरीज से जुड़ा हुआ था। आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रिकलिन। क्या हो जाएगा तो बेंजामिन फ्रिकलिन। आगे देखिए क्या कह रहा है 340वां प्रश्न, यूनिमार्च, क्या बोला, यूनिमार्क ग्रंथ सूची प्रारूप IFLA द्वारा कब प्रकाशित किया गया था। क्या है प्रश्न, फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। यूनिमार्क ग्रंथ सूची प्रारूप IFLA द्वारा कब प्रस्तावित किया गया था। आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में। कब तो 1977 ईस्वी में। आगे 341वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्या है तो द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है तो क्या है तो हो जाएगा द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। आगे देखिए 342वां प्रश्न क्या कह रहा है, खाली जगह तमिलनाडु राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय है। क्या है तो तमिलनाडु राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा तो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। आगे 343वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किस राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सभी पुस्तकालय समितियों में एक महिला, एक SC ST सदस्यों का आरक्षण प्रदान करता है। क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। प्रश्न अच्छा है, फिर से पढ़कर बतला देते हैं, इनमें से किस राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय, कौन सा पुस्तकालय तो याद रखिएगा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सभी पुस्तकालय समितियों में से एक महिला होगा और एक SC और ST दोनों सदस्यों का आरक्षण प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य तो केरला राज्य, याद रखिएगा। आगे 344वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि शैक्षणिक पुस्तकालय फिल इन द ब्लैंक्स, शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षा का समर्थन करता है। क्या है तो शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षा का समर्थन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मल। आगे देखिए 345वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन UK ने किसके नाम पर उत्कृष्ट संदर्भ कार्य के लिए एक पुरस्कार स्थापित किया गया। तो क्या हो जाएगा MC कोलविन के द्वारा। किसके तो MC कोलविन। आगे देखिए लाइब्रेरी एसोसिएशन UK किसके द्वारा, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे देखिएगा UK लाइब्रेरी क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK ने किसके नाम पर उत्कृष्ट संदर्भ कार्य के लिए एक पुरस्कार स्थापित किया गया। तो MC केल्विन के लिए जो कार्य अच्छा था उसके लिए लाइब्रेरियन एसोसिएशन के लिए एक उत्कृष्ट संदर्भ में एक पुरस्कार स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। आगे 346वां प्रश्न क्या कह रहा है, FID ने वर्गीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया गया था। क्या तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा SR रंगनाथन। यहाँ पे देखिए प्रश्न छोटा करके दिखा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। FID ने कौन, FID
ने, यहाँ पे बात आ रही है एफआईडी ने वर्गीकरण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, यानी रंगनाथन का अच्छा योगदान था, इसके लिए एक पुरस्कार स्थापित किया था। कौन? तो एफआईडी ने, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे 347वां प्रश्न क्या कह रहा है? 347वां प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉगिंग, क्या बोल रहा है? कैटलॉगिंग और वर्गीकरण में उपलब्धि के लिए ALA ने फिल इन द ब्लैंक्स सम्मान से एक पुरस्कार स्थापित किया। क्या हो जाएगा आंसर? बी, मार्गरेट मैन। किसके द्वारा? तो मार्गरेट मैन। आगे देखिए 348वां प्रश्न क्या कह रहा है? किताबों और पढ़ने के, क्या बोल रहा है? किताबों और पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए क्लियरेंस डे अवार्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ALA के द्वारा। आगे देखिए प्रश्न फिर से पढ़कर बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। किताबों और पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? प्रेम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार? तो क्लियरेंस डे अवार्ड। कौन सा? तो क्लियरेंस डे अवार्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ALA के द्वारा। आगे 339वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि बच्चों के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए क्या बोल रहा है? कि बच्चों के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए कार्नेगी मेडल, कौन सा मेडल? तो याद रखिएगा कार्नेगी मेडल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो LA के द्वारा, और इसी में हो जाएगा CILP के द्वारा। आगे देखिए 350वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है IFLA ने 1977 में, कब? IFLA ने 1977 में फिल इन द ब्लैंक्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार ग्रंथ सूची रिकॉर्ड प्रारूप विकसित किया। इसका आंसर हो जाएगा यूनिमार्क। क्या हो जाएगा? तो यूनिमार्क। प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्या कह रहा है? IFLA ने 1977 में फिल इन द ब्लैंक्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार, क्या बोल रहा है? स्वीकार ग्रंथ सूची रिकॉर्ड प्रारूप विकसित किया। आंसर हो जाएगा यूनिमार्क। चलिए आज का प्रश्न यहाँ तक 350 में ही हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर लेकर के नए वीडियो आएंगे। 351वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। हम लोग 350 प्रश्न कर चुके हैं। कल हम लोग आगे देखते हैं, जो कल का क्लास यूनिट 1 का लास्ट होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर के क्लास 6 तक देख लें। आज हम लोग का क्लास 7 था। हमारे चैनल पे बने रहें। आपको क्लास कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।